मेरा धन, मेरा भागो। वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। वो तो तब ना, जब हम पकड़े जाए। स्मरण है ना, चोर वो जो पकड़ा जाए। गति बढ़ाओ मित्रों, वो पास आ रहा है। मनुष्य है या प्रेत? इसके पाँव तो हमारी बग्गियों के पहियों से भी तेज भाग रहे हैं। चंद्र, इंद्र, जो मैंने मंगवाया था क्या तुम वो लेकर आए हो? हाँ, वो तुम्हारी बग्गी में दाई और उस पोटली में है, देखो। तुम तीनों आगे बढ़ो, मैं यहीं रुककर उसका ध्यान भटकाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलो चलो चलो। हमारे पास अधिक समय नहीं है, चलो। भागो, गति बढ़ाओ। ये तुम्हारे पतन का प्रारंभ है धनानंद। स्मरण करो हमारी अंतिम भेंट। उस दिन मैं धरा पर गिरा हुआ था और तुम अट्टहास लगा रहे थे। अब जब कभी मन में अखंड भारत का ज्वर उठे तो इस अपमान के साथ ये स्मरण कर लेना कि तेरे अखंड भारत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं हूँ। मगध है, कोई विदेशी नहीं। आज तुम धराशायी हो, मेरे समक्ष अपने घुटनों के बल पर हो। तब तुमने मेरी तुलना माटी के एक छोटे से कण से की थी। स्मरण है मेरा प्रत्युत्तर? जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा। ये सारा घटनाक्रम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से राज्य बनने की। तुम्हारा धन चोरी करना मैंने तुम पर प्रथम प्रहार किया है धनानंद, और अब सज्ज रहना, क्योंकि भविष्य में निरंतर तुम पर ऐसे अनेकों प्रहार होंगे, और फिर धीरे धीरे अंत हो जाएगा तुम्हारे काले साम्राज्य का। यदि कुछ शेष रह जाएगा तो केवल तुम्हारे खोखले अहंकार के अवशेष।
चाणक्य में चाणक्य चाणक्य दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हमने वास्तविकता में उस क्रूर धनानंद का धन चुरा लिया है। हाँ, चुरा तो लिया है। अब बस इसे किसी गुप्त और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। चलो। रुक जाओ। हे भगवान, अंत समय में पकड़े गए चंद्र। पकड़े तो आप गए, मैंने आपको पहचान लिया है आचार्य। परंतु मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी पहचाना जाए। इस धन को अभी बाहर ले जाना उपयुक्त नहीं होगा। मगध के सभी द्वार बंद कर दिए गए होंगे। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी की जा चुकी होगी। मगध के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। यदि कोई मगध से बाहर जाने का प्रयास करे तो उसे तुरंत मार दिया जाए। ऐसे में इस धन को मगध से बाहर निकालना असंभव होगा। हमें यहीं रहकर कोई योजना बनानी होगी। पर यहाँ रहकर हम इतने सारे धन को कहाँ ले जाएंगे और कैसे? मैं उसकी कोई ना कोई युक्ति निकाल लूंगा। अभी इस समय तुम सब तुरंत राजमहल वापस पहुंचो। तुम्हारी वहां अनुपस्थिति संदेह उत्पन्न कर सकती है। जाओ। ठीक है आचार्य। तुलभद्र, इस धन को छिपाने में मेरी सहायता करो। मर गया, आज मेरी बलि चढ़ेगी। जी आचार्य। हमारे पास अब समय नष्ट करने के लिए नहीं है। धनानंद अपने इस धन के चोरी होने के पश्चात इसे पुनः प्राप्त करने का भरसक प्रयास करेगा। कोई ना कोई योजना अवश्य बना रहा होगा वो। नापितों के भावी उत्तराधिकारियों, आज तुम सभी को एक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया जाएगा। आज की कक्षा में दिया गया ये ज्ञान आप सबको अपने जीवन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देगा। लक्ष्य केवल इस बालक के उलझे हुए केशों को काटने का नहीं है, अपितु उलझे हुए केशों की गुत्थी सुलझाने का है। कौन सुलझाएगा इस गुत्थी को?
घटनाक्रम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से राज्य बनने की। महान सम्राट धनानंद, यहीं पर इसी गुरुकुल में आपने और आपके पूर्वजों ने केश काटने का प्रशिक्षण प्राप्त किया, और आज आपका यहाँ आने का उद्देश्य जीवन के कुछ उलझे हुए प्रश्नों की गुत्थी सुलझाने का है। स्मरण रहे, किसी भी गुत्थी को सुलझाने से पूर्व स्वयं पर और अपने मन पर वश साधना होता है। तो जब मन शांत होगा तो हाथ स्वयं अपना कर्म करने लग जाएंगे और आपके प्रश्नों के धुंधले उत्तर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो जाएंगे। चेष्ट, आपने देखा ये पर्दा हिल रहा था। ये वेशभूषा स्वर्गीय सम्राट महापद्मानंद जी के कक्ष में मिली है। एक सैनिक ने हमें आकर बताया, राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हमारी यहाँ आवश्यकता है। अर्थात आग लगी नहीं, लगाई गई है, ताकि वो मेरा ध्यान भटकाकर मेरे मैंने वो पहेली ऐसे विशेष रूप से रचवाई थी कि यदि कोई उसे बूझ भी ले तब भी उसे मेरे गुप्त धन तक पहुंचने के लिए मेरे व्यक्तिगत कक्ष से होकर जाना होगा, जो कि असंभव था, किंतु फिर भी ये संभव हुआ। और ये तभी हो सकता है जब उस चोर की सहायता महल में किसी ने की हो जो यहाँ के हर मार्ग को जानता। आपने गुत्थी सुलझा दी महाराज। आचार्य, अपनी जड़ों तक जाओ, उस समस्या की जड़ सुलझ की जाती है। आज मैं अत्यंत प्रसन्न होती थी राज, इतनी प्रसन्न कि यहाँ आकर आपको धन्यवाद देने से स्वयं को रोक ही नहीं पाई। आज आपकी सहायता से धनानंद का गुप्त धन चोरी हो पाया है। जिस प्रकार उसने मुझसे मेरी प्यारी धरोहर, मेरा परिवार, मेरा राज्य पीपली वन छीना, आज उसी प्रकार धनानंद से भी उसकी प्रिय वस्तु किसी ने छीन ली, उसका गुप्त धन। इसके लिए पीपली वन सदैव आपका ऋणी रहेगा। बल्कि मैं तुम यहाँ जिसे धन्यवाद कहने आई हो, वो जाकर कब का यमराज को धन्यवाद कह चुका है अपनी पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए। और अब जब मैं जान गया कि इस षड्यंत्र में तुम भी उस पहेलीकार के साथ सम्मिलित थी, तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि इतिहास सदा स्मरण करेगा। मूरा। ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें। चंद्र, प्रतीत तो हो रहा है कि सम्राट ने अवश्य ही किसी को अपने क्रोध का भजन बना लिया है, इसलिए इतनी सारी भीड़ है। आओ देखते हैं। सुनिए काका, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? सम्राट को उस व्यक्ति का पता चल गया है
जिसने उनके धन को चुराने में मगध के विरोधियों की सहायता की। अब वो उस दोषी को मृत्यु दंड देने जा रहे हैं। ये पूरे 298 पर्ण इस उद्यान के लिए और इसके फलों के लिए भी। पर हमारी बात तो 300 पर्ण की हुई थी। हाँ, बात तो 300 की हुई थी, परंतु मेरे पास अभी 2 पर्ण कम है। मैं ये फल बेचकर आपके 2 पर्ण चुका दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आचार्य, हमारे पास तो स्वर्ण मुद्राओं का भंडार रखा हुआ है, फिर भी आपने उसे 2 पर्ण कम दिए, क्यों? क्योंकि मैं उसके संदेह के घेरे में नहीं आना चाहता। इन स्वर्ण मुद्राओं की चमक किसी को भी हमारी ओर आकर्षित कर सकती है। तुम शीघ्र ही इन टोकरियों को बगी में डालो, समय का अभाव है हमारे पास। किंतु हम इतना सारा धन कहाँ छुपाएंगे? ऐसे स्थान पर जो धनानंद की दृष्टि में होकर भी उसकी दृष्टि में नहीं आएगा। रुक जाइए सम्राट। इस दासी का आपकी गुप्त धन को चुराने से कोई संबंध नहीं है सम्राट। किंतु तुम्हारा इसके साथ कोई विशेष संबंध अवश्य है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि तुम अवश्य आओगे। तुम्हारा इसके साथ कोई विशेष संबंध अवश्य है। हाँ सम्राट, विश्वास का संबंध। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस दासी में ना ही इतना साहस है और ना ही इतनी शक्ति है कि ये आपके गुप्त धन को चुराने की इतनी बड़ी योजना बना सके। अच्छा, मैंने इसे उस पहेलीकार को धन्यवाद कहते हुए सुना था जिसकी सहायता से वो चोर मेरा धन चुरा गया। हाँ तो ये तो स्वाभाविक है ना सम्राट। यदि कोई भी आपके विरुद्ध जाए या आपको तनिक भी चोट पहुंचाएगा तो ये दासी तो उसे धन्यवाद ही देगी ना। अब यदि कल को इसे आभास हो कि मैं आपका अहित कर रहा हूं तो ये तो मुझे भी धन्यवाद देगी ना। शब्दों के जाल में मुझे मत उलझाओ दास। धनानंद सौदा करता है। यदि तुम चाहते हो कि ये जीवित रहे तो उस चाणक्य को मेरे सम्मुख प्रस्तुत करो। मेरी पूरी सेना उसे ढूंढ रही है, किंतु मुझे विश्वास है कि तुम उसे अवश्य ढूंढ सकते हो। तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का समय है। यदि तुम उस चाणक्य को यहां पर लाने में सफल हुए तो ठीक, अन्यथा मैं तुम्हें शतरानी की चिता जलाने का अवसर अवश्य दूंगा। ये मेरा वचन है।
कांटा बनने में कोई बुराई नहीं, परंतु चुभने से पूर्व यह जान लेना चाहिए कि किसके पांव में चुभ रहे हो। ऐसी ही परिस्थिति मनुष्य के समक्ष भी उत्पन्न हो सकती है। शत्रुता किसी से भी हो सकती है, परंतु उस पर प्रहार करने से पूर्व भली भांति जान लो कि शत्रु स्वयं से कितना अधिक शक्तिशाली है। क्योंकि यदि शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली निकला तो आपका समूल नाश संभव है। इसलिए जब तक शत्रु की दुर्बलता का पूर्ण रूप से ज्ञान ना हो जाए, उसे मित्र बनाकर रखना ही श्रेयस्कर है। नीतियां मेरी, नियति आपकी।